तो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग लेकर के आए हैं जीके जीएस से महत्वपूर्ण वैसे 50 प्रश्न जो कि अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी इस प्रश्नों को देखने के पश्चात आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए आइए चलते हैं पहले प्रश्न को देख कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है यह गुप्त शासन के समय में यानी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि गुप्त शासन के समय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो बौद्ध धर्म दर्शन की यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का एक प्रमुख संस्थान था। और प्राचीन काल में शिक्षा के 3 प्रमुख संस्थान थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ नालंदा में स्थित था, दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आधुनिक भागलपुर में स्थित था, और तीसरा था तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित जगह पर है। तो इस प्रकार ये तीनों विश्वविद्यालय जो है प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। सवाल दूसरा है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल प्रांत को 2 हिस्सों में बांटा था, एक पूर्वी बंगाल के रूप में और एक पश्चिमी बंगाल के रूप में। यह 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा बांटा गया था। और बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब की स्थिति जो थी वह पश्चिमी बंगाल के साथ थी और पूर्वी बंगाल के साथ आसाम था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका घोषित किया गया था और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता घोषित था। तो इस प्रकार बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। हालांकि ये इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को पुनः रद्द भी कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 1912 में बंगाल से बिहार एक अलग स्वतंत्र प्रांत के रूप में आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध के में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। गांधी जी ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर के 18 तक चला था। गांधी जी भारत इसी समय लौटे थे। गांधी जी भारत आए थे कब? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। तो विश्व युद्ध उस वक्त चल रहा था। गांधी जी यहाँ की स्थिति को समझे। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आप अगर हमारा साथ देते हैं तो हम जो है विश्व युद्ध जब जीत जाएंगे, मित्र राष्ट्र जब विश्व युद्ध जीतेगा तो उसके पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो गांधी जी अंग्रेजों की झांसे में आ गए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम सपोर्ट कर देते हैं और विश्व युद्ध जब इंग्लैंड जीत जाएगा तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। तो ये गांधी जी उस समय जो है सपोर्ट किए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो गांधी जी सपोर्ट किए, इसलिए अंग्रेजों ने खुशी में गांधी जी को जो है केसरे हिंद की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लेकिन जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट काला कानून लाया गया और उसके बाद जलियांवाला बाग की घटना पेश आई, तो उस समय गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि जो गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था उसे लौटा दिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है जिसे हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इनके हरा करके और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। हालांकि गांधी जी के कैंडिडेट जो है वो पट्टाभी सीतारमैया थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो है गांधी जी कहे थे कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है यह कोई नई बात नहीं है, यह एक ऐसा चेक है जिसका जो है डेट एक्सपायर हो चुका है। इसलिए गांधी जी ने कहते कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है वह पोस्ट डेटेड चेक है, इसका डेट एक्सपायर हो चुका है। सवाल नंबर 6 है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी जो रहमत अली है, सबसे पहले इन्होंने जो है ये पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था और इन लोगों ने ही ये करके जो है ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उस वक्त मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो है वकारुल मुल्क बने थे और एक अलग पाकिस्तान की मांग को इन लोगों ने जन्म दिया था। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का अभी हम पिछले प्रश्न में उत्तर बताए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए इसे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ हुई थी, तो यह आधुनिक बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है उसी ढाका शहर में हुई थी। उस वक्त जो है ढाका बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वकारुल मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो चला वह 1914 से लेकर के 18 ईस्वी के बीच चला था। उसके पश्चात फिर द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई तो वह 1939 से लेकर के 45 तक चला। कब से कब तक, ये प्रथम था इसमें और ये दूसरा था इसमें 1939 से 45 के बीच। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा ये जा रहा है कि विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ हुआ 1939 में, खत्म हुआ 45 में। प्रथम जो शुरू हुआ था वो 14 में और खत्म हुआ था 1918 में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी का केस लड़ने गए थे। हालांकि वहाँ भी इनके साथ जो भेदभाव हुआ तो वहाँ भी ये इन्होंने जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी। फिनिक्स फार्म का वहाँ स्थापना किए थे और वहाँ भी इन्होंने सत्याग्रह को मार्ग अपनाया था। और 1915 में ये सर्वप्रथम भारत लौटे थे। उसके बाद जो है यहाँ की राजनीति में सक्रिय हुए और फिर यहाँ से लेकर के समझिए जो है 1947 तक का जो काल आता है वह एक गांधी युग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पूरा भारत का इतिहास आकर के गांधी जी बदल दिए थे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी के शुरुआती दौर के प्रमुख 3 सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मालिक के विरुद्ध का सत्याग्रह। लेकिन जो प्रथम सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है, जो कि नील की खेती कर रहे किसानों के तरफ से गांधी जी सत्याग्रह किए थे। 3 कट्ठिया प्रथा के रूप में जाना जाता था, यानी प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती किसानों को करना पड़ता था। और नील की खेती करने के कारण जो है ज़मीन बंजर हो जाती थी तो दूसरी ज़मीन पर करवाया जाता था। इस प्रकार नील की खेती करना अनिवार्य था। तो गांधी जी इसको लेकर के जो है सत्याग्रह किए थे सबसे पहले 1917 में। और गांधी जी जो आए चंपारण तो बुलाने कौन गए थे, यानी किन के रिक्वेस्ट पर आए थे, क्योंकि गांधी जी को तो पता नहीं था। तो वह राजकुमार शुक्ल जब जाकर के गांधी जी से अनुरोध किए तो उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और फिर वहाँ के किसानों के लेकर के जो है तरफ से एक सत्याग्रह किए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है। तो दांडी मार्च से जो आंदोलन शुरू होता है, दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके जो है दांडी यात्रा की शुरुआत या कानून को तोड़ा गया था, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सबसे इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी वक्त बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध भी जो है लोग आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। तो गांधी जी जो है वह राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर गए थे। अभी हम पिछले प्रश्न में इसका जिक्र किए हैं कि राजकुमार शुक्ल जी जो अनुरोध किए उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। सवाल है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो 1931, 32, 33 इसमें जो है 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन हुआ है लंदन में। तो इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के विभिन्न अलग अलग ये थे प्रतिनिधि जाया करते थे। गांधी जी जो है वह केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे, यानी वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात अगर की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन पहुंचे थे और गांधी जी केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए और वो भी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए, यानी गांधी जी के अतिरिक्त कांग्रेस का कोई अन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेने नहीं गया। तो इस प्रकार गांधी जी कहिए या फिर कांग्रेस की अगर बात कहिएगा तो उस वक्त जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो भी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ली, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी प्रथम और तीसरा में हिस्सा नहीं ली। गांधी जी क्यों हिस्सा लेने गए, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। उसी में यह बात थी
कि गांधी जी जो है वो इसमें हिस्सा लेने लंदन जाएंगे, और उसी में बात थी जो है कि मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, ये सारा प्रस्ताव उसमें था। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जब लंदन पहुंचे तो यह सम्मेलन असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें जो है मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत आता है, यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लेकर के गांधी जी जो है इसमें सहमत नहीं हुए, और इस प्रकार दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के 28 अप्रैल 1916 में इसकी जो है समझिए शुरुआत किए थे। और ये था होम रूल लीग, यानी घर का शासन के तौर पर एक आंदोलन चला था। और इस वक्त गांधी जी जो है ये सक्रिय रूप से नहीं थे, यानी उसी वक्त सक्रिय हो रहे थे जिस वक्त भारत में होम रूल लीग भी चल रहा था। सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा कि 23 मार्च 1931, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सवाल यह है कि 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस ने किस रूप से मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता दिवस, याद रखिएगा पूर्ण स्वाधीनता दिवस, ऑप्शन में स्वाधीनता नहीं मिल रहा है यानी स्वतंत्रता दिवस कहिए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा जब एग्जाम में अगर स्वाधीनता आवे तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस कहाँ? लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके मनाया था। और यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही स्मरणीय दिन था। यही कारण है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है जब अपना संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी के तिथि को अहमियत दी गई और हमारे संविधान के लागू होने की घोषणा 26 जनवरी को की गई। और हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में रिपब्लिक डे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। यह उसी तिथि से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू हो गया था और 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुआ था। और ये उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप उत्तर भी कीजिए। जिस प्रश्न का भी आप उत्तर कर पा रहे हैं उसका आप हमसे पहले उत्तर कर सकते हैं कमेंट करके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का उत्तर किए हैं। क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये पूना में हुआ था। पूना के यरोदा जेल में गांधी जी उस वक्त थे, वहीं हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 1932 में जब मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, यानी मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इंग्लैंड के राजा थे और उसने जो है यहाँ दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जब व्यवस्था की तो उसके पश्चात गांधी जी से बहुत परेशान हुए और गांधी जी अम्बेडकर जी के साथ जो है एक समझौता किए जो गांधी अम्बेडकर समझौता कहिए या पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये 1932 में हुआ था। इसके पश्चात गांधी जी हरिजन पत्रिका निकाले, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882 में आया था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत में शिक्षा आयोग जो 1882 में आया वह हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1882 का शिक्षा आयोग किस नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन। तो जो डब्ल्यू हंटर जी हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद 1904 में आता है जिसको रेले कमीशन या फिर विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। रेले कमीशन या विश्वविद्यालय अधिनियम किसको जाना जाता है? जो 1904 में शिक्षा को लेकर के अधिनियम आया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है
कि गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है यह कब और किसने लिखा है। इस पुस्तक को कब और किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा है। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है यह ज्योतिबा फूले की रचना है, अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1872 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जो निर्माता है वह ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से जो है वो सती प्रथा का अंत हुआ था। विधवा पुनर्विवाह को लेकर के भी ये प्रयासरत थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय को जो है यह क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सवाल 22 है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे। तो अभी हम पिछले सवाल में इस पर चर्चा किए हैं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सही जवाब होगा। ये राम मोहन राय इनका नाम था। राजा की उपाधि, इनको जो राजा की उपाधि है वह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया है। इनका नाम राम मोहन राय था। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज के जो संस्थापक है वह कौन है। तो इनके जो संस्थापक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। यानी 23वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन है। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल 25 है कि विवेकानंद जी ने जो न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो विवेकानंद जी के द्वारा जिस संस्था की स्थापना किया गया उनका नाम क्या है। रामकृष्ण मिशन है या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी है या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु ने किया था, भारतीय सेवक समाज की स्थापना, और ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना वहाँ किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा 25वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यह एक सामाजिक का संस्था थी जो समाज सुधार के क्षेत्र में काम कर रही थी। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1882 ईस्वी में अड्यार में, कहाँ, 1882 ईस्वी में अड्यार में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। भारत में शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो हंटर कमीशन है या उड डिस्पैच। हंटर कमीशन जो 1882 में आया, उड डिस्पैच जो है यह 1854 में आया है, और जो है उसके बाद रेले कमीशन जो है यह 1904 में आया है, जिसको विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है 27वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उड डिस्पैच को जो है उस वक्त भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी का शासन था जिस वक्त उड डिस्पैच आया, और इसको उड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। सवाल 28 है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जी, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी जिसने भारतीय प्रेस को जो है मुक्त करने का कार्य किया है वह कौन कहलाता है। तो इसका सही जवाब 28वां नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी कि लॉर्ड डलहौजी, 28वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लॉर्ड मेटकॉफ जो है यह भारतीय शिक्षा के, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाने जाते हैं। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश हुई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 29 के अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन हैं। जी हाँ, अलीगढ़ आंदोलन के जनक हैं मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आगा खां या शौकत अली या फिर सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब होगा 29वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के सर सैयद अहमद खां जो हैं यह अलीगढ़ के जनक के रूप में, अलीगढ़ आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सैयद अहमद खां इनका नाम था और सर की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी इनके ये की वजह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा पुनर्विवाह के जो सबसे प्रबल समर्थक थे, यह विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था कि यानी जो विधवा है जिनके पति का
किसी प्रकार से भी अगर देहांत हो जा रहा है तो उन्हें पुनः अधिकार है कि वो शादी कर सकती है और जीवन बिता सकती है। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह पारित किया गया था आदेश। सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यानी इसका जो सबसे सही जवाब होगा 31वां नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे, यानी उसके संस्थापक में किनका किनका नाम आता है? तो 1916 में जो होम रूल लीग की शुरुआत हुई, स्थापना हुई, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं और एस सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं। यानी ये तीनों का नाम इसमें मुख्य रूप से आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त जितने भी हैं वो सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 32 कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा किसे मिली? तो यह बम कांड मुजफ्फरपुर में हुआ कब था? तो यह हुआ था 1908 में। कब किसको लेकर के? तो ये जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है वो किंग चेम्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंके थे। हालांकि कनेडी की पत्नी और बेटी उसमें ये हुआ था, तो किंग चेम्सफोर्ड हत्या हो नहीं पाए उसका, और ये इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों शामिल थे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी अंग्रेज़ों के हाथ पकड़े जाएं और हमें सज़ा मिले, इसको लेकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया और ये जो है खुद को गोली मार लिए थे। और खुदीराम बोस को 1911 में अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड की सज़ा किसको मिली, फांसी की सज़ा? तो खुदीराम बोस को। सवाल 34 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TIS, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा आधुनिक झारखंड, पहले तो बिहार हुआ करता था, आधुनिक झारखंड के जमशेदपुर में जो है यह स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि 1907 में। किनके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अभी कहाँ है यह जगह? तो अभी यह झारखंड राज्य में स्थित है। सवाल 35 है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है यह 1936 में हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। किसके लिए? 35वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित होने लगा? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो था वो इंग्लैंड और भारत दोनों में जो है यह सबसे पहले 1922 से शुरू हुआ दोनों जगह। उससे पहले जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है केवल इंग्लैंड में इसका आयोजन होता था, लेकिन 1922 से भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इसका आयोजन होना शुरू हुआ। सवाल 37 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक के रूप में विलियम जोन्स का नाम आता है और इसकी स्थापना जो है वो 15 जनवरी 1784 को हुआ था। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है। सवाल नंबर 38 है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है हम पिछले प्रश्न में भी कहे थे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 ईस्वी में पारित हुआ और ये सती प्रथा के अंत के बाद जो है समाज सुधार के रूप में दूसरा प्रमुख कार्य था विधवा पुनर्विवाह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष लागू हुआ? तो सती प्रथा को लेकर के राजा राम मोहन राय काफ़ी प्रयासरत थे कि जिसका पति का देहांत हो जाता था, महिला अगर जीवित रहती थी तो उस महिला को उसी सती पर जो है रख करके जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रकार की कुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो है राजा राम मोहन राय काफ़ी प्रयासरत थे और इनके प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय ने एक सती प्रथा उन्मूलन का कानून पास किया और उसके बाद जो है सती प्रथा की घटना को जो है कानूनन जुर्म के रूप में रखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ है वह 1928 में हुआ है,
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि साइमन कमीशन की भारत में कब 1928 में इसने आए थे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है, यह किनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। तो इस 41वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो है क्या कहे थे कि इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारे प्रश्न जो है पिछले ये में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने जो है 1920 में ताशकंद में जो है ये किसकी स्थापना किए थे। तो ताशकंद में इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में किए थे। कौन? एम.एन. रॉय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1935 में अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुआ था। तो 1935 का जो भारत का अधिनियम था इसके अनुसार 1937 में पूरे भारत में निर्वाचन हुआ था। अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस को 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी और 8 प्रांत में जो है गठबंधन के सहयोग से कांग्रेस सरकार बनाने में जो है सक्षम हुई। और आगे चल के 1939 में इस त्याग पत्र दे दिया और 1939 में जब मतलब सरकार का गठन था उसने त्याग दिया तो उसको जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। सवाल है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग दिया। तो अभी हम इस पर चर्चा की है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो त्याग पत्र था यह 1939 में दिया गया और इस त्याग पत्र के खुशी में जो है ये मुस्लिम लीग के लोगों ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो अगर ये सवाल बने कि कांग्रेस मंत्रिमंडल कब त्याग दिए तो भी 1939 और इसको लेकर के यह आए कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया तो भी 1939 ही आंसर सही होगा। सवाल 44 है कि तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित थी। तो इसका चर्चा पीछे हो चुका है कि तिनकठिया प्रणाली जो है वो नील की खेती से संबंधित थी। यानी प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी और इसी से परेशान थे तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहे और गांधी जी भारत आए तो 1917 में यह अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में गांधी जी शुरू किए थे, वो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध ही था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 1930 में नेहरू जी ने जो है झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। वह था कौन सा? रावी नदी का तट था। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि रावी नदी के तट पर जो है ये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन 46 है कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक भारत के जो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन महोदय जाने जाते हैं। इनका शासनकाल 1880 से 84 के बीच रहा है। बहुत सारा मुख्य कार्य जो इन्हीं के समय हुआ था, जैसे हंटर कमीशन इन्हीं के समय आया था। उसके बाद जो है पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय 1881 में बना है। प्रथम जनगणना इन्हीं के समय हुआ है। उसके बाद जो है ये इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय हुआ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जजों को केस सुनने का अधिकार इन्होंने दिए थे। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इनको जो है अपना त्याग पत्र देना पड़ा था। उसके बाद जो है ये जो उम्र को घटा करके लॉर्ड लिटन ने घटाया था कि उम्र 21 साल को घटा करके भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 19 कर दिया था। इसको भारतीयों के लिए इन्होंने फिर 21 किया था, ये भी इन्होंने ही किया था। लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या भारत में हुई है। इसका 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसलिए ये जाने जाते हैं, प्रश्न आता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हो गई थी। लॉर्ड लिटन जो है यह प्रेस सेंसरशिप, उसके बाद आर्म्स एक्ट और फिर भारतीय का जो ये है उम्र घटाने का कार्य किया है। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल को विभाजन करने का कार्य किया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जी 47वां नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा कि ई.वी. रामास्वामी नायकर जी जो है वो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है 48 कि किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम संस्थापक है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष हैं और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और उस वक्त जो है भारत में
लॉर्ड डफरिन का ये था, यानी लॉर्ड डफरिन यहाँ जो है भारतीय यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि लॉर्ड डफरिन के सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। या एक और सवाल बनता है इससे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। सवाल 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसके बाद 86 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता की है, और 88 में जो है वह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले महोदय जो है यह इसकी अध्यक्षता किए थे, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 50 कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अभी उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया है, जो कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे चलते चलते अब रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो कितना पसंद आया और कितना क्वेश्चन कर पाए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।